जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा दर्दनाक भी है। अच्छा इसलिए कहेंगे कि भारत में एक जन आंदोलन अब क्रांति का रूप ले चुका था, जहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भारत में गांधी जी द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया या ऐसी एक रूपरेखा तय कर दी गई जिसने ब्रिटिशर्स को एकदम विचलित कर दिया मन से, क्योंकि क्रिप्स मिशन का जो लॉलीपॉप था वो हमें अच्छा नहीं लगा और अगस्त प्रस्ताव की मांगें हमको केवल छलावा लगी और उसके छलावा के एवज में हमने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह किया तो आपने हमें जेलों में ठूस दिया और हमें मनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेलने के लिए या उससे बचने के लिए आपने एक लॉलीपॉप हमारे पास भेजा। क्या? क्रिप्स मिशन। वाह! स्टैफोर्ड क्रिप्स आया, उसने ऐसे ऐसे लॉलीपॉप दिए। डोमिनियन स्टेटस ले लो, नंबर 1। नंबर 2, संविधान निर्मात्री सभा होगी, कब होगी पता नहीं, क्या बकवास की बातें थी। तो ये सारी चीज़ों का जो एक प्रादुर्भाव हुआ उसका परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक और गतिविधि विश्व में चल रही थी, उस गतिविधि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कल के वीडियो में आपने देखा था किस प्रकार आज़ाद हिंद फौज अपने कारनामों के द्वारा मास्को, सबसे पहले तो क्रम याद करिए, सबसे पहले पेशावर से काबुल से मास्को से जर्मनी से जापान से सिंगापुर से बैंकॉक जाते समय ही रास्ते में उनका दुर्घटनाग्रस्त होना। ये प्रक्रम है जो आपको बार बार रटना होगा, जो मैं हमेशा याद कराता हूँ। अब आज पीछे चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि में कि आज जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है लाल किला मुकदमा या लाल किला जो ट्रायल है वो क्या है, उसके पीछे के बेसिक रीजंस क्या हैं। तो आज पूरी कहानी आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जिस आज़ादी को आप एकदम लॉलीपॉप समझ के, पिज़्ज़ा बर्गर का एक पीस समझ के खा रहे हो, उस आज़ादी के लिए, उस सुकून भरी सांस के लिए विश्वास करिए, एक दिन कैद में रहकर एहसास हो जाएगा आपको कि हम मरना बेहतर, कैद अच्छी नहीं। और वो लोग 9 बार 33 बार जेल गए, 9 बार जेल, 11 बार 14 बार जेल गए। आप कितना भी आप कह लीजिए जेल में उनको बड़ी सुविधाएं हैं, मैं आपको बता दूं जेल का जीवन जेल का ही होता है। और अगर नहीं होता लालू प्रसाद यादव जैसे और बहुत सारे नेता बाहर भागने का प्रयास क्यों करते? जेल मतलब जेल ही होता है। और ऐसे लोगों को जेल में ये सूचना दे दी जाए कि आपको कल फांसी होगी, तब कैसा प्रतीत होगा? तो स्वाभाविक है आज का जो प्रकरण हम आपको लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़रूरी है और थोड़ा सा दुखद है, क्योंकि हज़ारों लोगों को फांसी होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। नेताजी का भारत छोड़ना और भारत से पेशावर जाना, काबुल जाना और जाकर जर्मनी में हिटलर से मिलना या रिबेनट्रॉप से मिलना, वहाँ पर मुक्ति सेना की रचना करना। किसी ने हमसे पूछा था सर मुक्ति सेना में लगभग कितने लोग रहे होंगे? तो मुक्ति सेना में एट द टाइम 3000 सैनिक हुआ करते थे जो कैद में थे। 3000 जो ऐसे मिलता है किताबों में, कहीं कहीं 30,000 मिलता है। एनीवे उस सेना से आपको लेना देना नहीं, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि नेताजी ने जर्मनी में मुक्ति सेना की स्थापना की। और ये मुक्ति वाले कौन थे? तो आपको मैंने मैप में पढ़ाया था कि जो लोग भारत से, याद करिए ऐसे भेजा था ना, तो एक इधर से गए थे, एक इधर से गए थे और एक इधर से गए थे। ध्यान रखिएगा जो लोग इधर से गए थे ये जर्मनी में जाके फंस गए थे और फंसने की वजह से ही, अच्छा ये लोग जो गए थे इनको मोड़ दिया था रसिया से लड़ने के लिए और इन लोगों को भेज दिया था जापान से लड़ने के लिए। ये लोग जर्मनी से लड़ने के लिए पीछे से गए थे, या यूँ कहें कि फ्रांस इनको सपोर्ट करके जर्मनी में घुसाता और वहाँ इनसे युद्ध करवाता। तो जो लोग जर्मनी में फंस गए थे, देखो ये लोग तो फंसने से रहे, चले गए रसिया से USSR से लड़ने, ये लोग जा रहे हैं जापानीज से लड़ने, ये लोग जाके फंस गए। अब गौर से देखना ये लोग कौन होंगे। जो लोग यहाँ से जाएंगे मोस्टली है वो दक्षिण भारत के लोग होंगे। ध्यान सुनिएगा, जो दक्षिण भारत के लोग होंगे वो जो यहाँ से मूव करेंगे जो सैनिक, ये दक्षिण भारत के लोग मोस्टली इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। क्योंकि आपको अच्छे से है कि जब हमारे पास विदेशी आना शुरू हुए तो उनका रास्ता तो यही था ना, तो ज़्यादातर लैंग्वेज डिफ्रेंशिएशन यहीं पर हुआ। और जब लैंग्वेज डिफ्रेंशिएशन हुआ तो स्वाभाविक वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते थे और इंग्लिश बोलने के चक्कर में ही फंसा गए और जर्मनी में सब कैद हुए। ये तो अच्छा कि ये नेताजी वहाँ पहुँच गए और उनको मुक्त कराया हिटलर से। हिटलर इतना प्रभावित था उनसे, इतना प्रभावित था
कि उसने नेताजी के कहने पर उनको छोड़ दिया। अब ध्यान से सुनिए आगे की कहानी क्या होती है। आगे ये होता है कि किसी तरह से जापानीज़ भारत में आ रहे हैं। भारत में नेहरू जी विरोध कर रहे हैं कि इन ब्रिटिशर्स को अभी यहाँ से मत भगाओ, अगर भगाओगे तो जापान यहाँ कब्जा कर लेगा। गांधी जी कह रहे हैं इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाओ, और यही चीज़ कौन कह रहा है? सुभाष चंद्र बोस जापान से कह रहे हैं, क्योंकि जापानी सेना के साथ मिलकर INA के माध्यम से, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से वो भारत में आक्रमण करने आ रहे हैं। ध्यान सुनिएगा। तो एक तरह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस एक कंट्रोवर्सी में केवल नेहरू जी और इनके साथ CR दास जी हैं, लेकिन वहाँ पर उनका समर्थन करने वाले गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस हैं। यानी उधर जापानी सेना के साथ सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ रखे हैं, जनता को भड़का रखा है। ध्यान सुनिएगा। लेकिन इनके ठीक अपोजिट काम कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, CR दास लोग। क्यों? उधर कलाम साहब कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक समस्या देखिएगा। यहाँ समस्या ये है कि अगर जापानी भारत में प्रवेश कर जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, कर जाते हैं, और अगर ना लौट के गए तो क्या कर लोगे? ध्यान सुनिएगा। और अगर हम उनको रोक देते हैं तो सीधा हिटलर से दुश्मनी लेते हैं, यानी तुम लोग जान के युद्ध में शामिल हुए हो। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी। तो अच्छा, एक चीज़ और दिमाग बना लें। कुछ लोग हमें कमेंट किए हैं कि सर सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के तो 36 के आंकड़े थे। तो मैं आपको बता दूँ, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के कभी 36 के आंकड़े नहीं रहे। यहाँ पर मतभेद होना आवश्यक है। अगर मतभेद नहीं होगा तो यूनिटी हो जाएगी, एक जैसे हो जाएंगे सब, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मन में सबके, गांधी जी किसके लड़ रहे थे? अपने लिए। वो हमारे आपके लड़ रहे थे, लेकिन सबकी विचारधाराएँ अलग अलग थीं। नदियाँ कितनी भी बिखरी हुई हों, उनका अंतिम पड़ाव तो समुद्र ही है। कितने भी विचारधाराओं, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु सिंह, जितने भी लोग हों, कहीं भी फैले रहे, उनका अंतिम उद्देश्य तो भारत माता को इन बेवकूफ़ों से, इन नृशंस हत्यारों से, खासकर मैं तो अभी कहूँगा चर्चिल से छुटकारा पाना चाह रहा है। सबका उद्देश्य एक था। तो ये ना कहिएगा नेहरू जी का, सुभाष चंद्र बोस के, भाई विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, कंट्रोवर्सी हो सकती। सुभाष चंद्र बोस जापान में लड़के आपके लड़ रहे हैं यार। अब ध्यान से सुनिए, होता क्या है कि भारत में प्रवेश करने वाली जापानी सेना मलाया के आसपास, जो मलाया जिसे मलेशिया कहते हैं, सिंगापुर, बर्मा के आसपास के क्षेत्रों में, कंबोडिया, थाईलैंड, बैंकॉक, यहाँ के जितने लोग हैं, यहाँ पर भारतीय सेना पहले से भी है। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आई? पहले से घेराबंदी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने भाई कई टुकड़ियाँ वहाँ पर लगा रखी थी। इन सारी टुकड़ियों को जापानियों ने जीत लिया, और जीत लिया तो उनको सबको कलेक्ट करने का काम कैप्टन मोहन सिंह ने किया, और उन्हीं को इकट्ठा करके लगभग 70,000 की आर्मी तैयार कर दी थी सुभाष चंद्र बोस के लिए, इन लोगों ने मिलकर। और याद करें, रास बिहारी बोस के आमंत्रण पर वो आए थे, और उन्होंने INA, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और आज़ाद हिंद फौज को मिलाकर बनाया था INA, और उसकी बागडोर दे दी थी सुभाष चंद्र बोस। अब ध्यान से सुने आगे कहानी। पर्ल हार्बर पर ब्रिटेन द्वारा तहस नहस कर दिया जाता। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ब्रिटेन का बहुत USA का एक बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं ये लोग मिलकर। इससे बौखलाया हुआ USA जापान को टारगेट करता है। क्यों? जर्मनी में बंकर में हिटलर ने सुसाइड कर ली है, ये पूरे दुनिया में फैल चुका है। तो जर्मनी तो अपना सरेंडर कर चुका है। तो जो उभरती हुई इटली का मुसोलिनी तो था ही, आपको अच्छे से पता है कि वो निहायत ही लफाज, निहायत ही कचरा टाइप का आदमी था, और हमेशा नकलची बंदर, यूँ का एक ड्रामेबाज था वो। जैसा हिटलर कपड़ा पहने वैसे पहले जैसी दाढ़ी, क्या पागल आदमी था। चलिए एनीवे, कहा जाता जब विश्व युद्ध हो रहा था और उसकी सेनाएं युद्ध को जा रही थी, उस समय वो कपड़ा पहनने में उसको इतनी देर लग गई कि सेनाएं तब तक तुर्की पहुंच चुकी थी। एनीवे, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा नौटंकीबाज था, ड्रामेबाज था मुसोलिनी। हुआ क्या कि जो सेनाएं जापान के द्वारा आईं और जिनको जापानियों ने जीत लिया, जो मलय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में थीं, उनको जीतने के बाद पर्ल हार्बर पर जब ब्रिटेन ने नुकसान पहुंचाया अमेरिका को, तो बौखला कर जापान पर आक्रमण कर दिया, और दुनिया का ये पहला परमाणु हमला था। और जब उनके ऊपर परमाणु हमला होता है 6 अगस्त को हिरोशिमा में, 9 अगस्त को नागासाकी में, और वो अच्छे से पता है 6 अगस्त को जो हिरोशिमा में डाला था उसका नाम था लिटिल मैन,
और जो नागासाकी में डाला था उसका नाम था फैट मैन। ये दोनों ही जब डाले जाते हैं तो जापान घुटनों पे आ जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट जाता है। जब उनके ऊपर आक्रमण होता है, जापान टूटता है, तो जापानी सेना वापस जाती हैं, ध्यान सुनेगा। लेकिन वापस जाने के क्रम में आज़ाद हिंद फौज के, ध्यान सुनेगा, क्योंकि नेताजी को अब यह एहसास हो चुका था कि इन सेनाओं को हम लेके करेंगे क्या, क्योंकि जापानी सेनाएं बैक हो गई, और जैसे बैक हो गई ब्रिटेन जीत गया है, और ब्रिटेन जीत गया तो उसके पास शक्तियाँ बढ़ गई, और जैसे ही शक्तियाँ बढ़ जाएंगी वो हावी हो जाएगा। तो सैनिकों को धीरे धीरे करके भारत में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, और यही शायद उस समय बहुत बड़ी गलती थी। सेना को वापस इंडोनेशियाई क्षेत्रों में रोक देना चाहिए था उनको वापस, क्योंकि जैसे धीरे धीरे आते गए ब्रिटिशर उठा के जेलों में ठूसते गए और कहते गए ये देशद्रोही हैं, इन्हें हमने जापानियों के लिए लड़ने के लिए भेजा था, ये जाकर मिल गए उनसे। इसका मतलब है इन्होंने किंग के खिलाफ, या यूँ कहें कि ब्रिटेन के जो सही शब्दों में कहें कि जो महारानी थी या प्रशासन के खिलाफ इन्होंने काम किया, इसलिए इनको जेल में डाल दिया जाए। इतनी कहानी तक तो ठीक। इसके बाद अच्छे से पता, बैंकॉक से फार्मोसा द्वीप जाते समय 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की तथाकथित मृत्यु हो जाती, जो कि सिद्ध नहीं हो पाती। इतनी चीज़ जान चुके होंगे। 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देता है। 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। रास बिहारी बोस वहीं स्थिर हो जाते हैं। अब बात आती है, बाकी जो बचे थे वो सब भारत आते हैं, और जो जैसे आता जाता उसको कवर करते जाते हैं, जेल में डालते जाते, कवर करते जाते, जेल में जाते, और जेल में डालकर उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं। देशद्रोह का मामला, उनके ऊपर अटैक टू, यानी कि जो सरकारी साजो सामान है उसका दुरुपयोग करने के मामले, ढेर सारे मामले उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं, और अलग अलग जगहों पर उनको सजा सुनाई जाती है, और कई को तो फांसी में टांग भी दिया जाता है। इतनी कहानी तक हम आपको लेकर आए थे। अब क्या हुआ, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको उन्होंने छोटी जगहों पर नहीं रोका, बल्कि उठाकर दिल्ली में लाया। अब ध्यान सुनिए, दिल्ली में क्यों लाए? अब वो पूरी भारत को ये संदेश देना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स कि तुम्हारे इन अधिकारियों को मैं इतनी छीछालेदर करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम आज़ाद होने का सपना भुला जाओगे। अब मेरी बात समझ लेना ध्यान से। इसलिए वो लाल किला में लेके आए थे। क्यों? लाल किला से बहादुर शाह जफर को बेइज्जती करके रंगून भेजने वाले ये ब्रिटिशर्स आज उसी लाल किले को अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, और वहाँ पर वायसराय बैठता है। वाह, जिसमें अकबर बैठा, जिसमें शाहजहाँ बैठा, जिसमें औरंगजेब बैठा, जिसमें वो श्रेष्ठ दारा सिकोह बैठा, जिसमें बहादुर शाह जफर जैसा लिखने वाला बैठा, जहाँ पर अकबर द्वितीय बैठा, वहाँ पर वो सुअर बैठ रहे थे मेरी भाषा में, जिनको वहाँ पैर रखने की हिम्मत नहीं थी, जो हमारे दरबारों में ज़मीन में घुटनों में बैठकर हमसे अनुमति पत्र मांगने आए थे, उनके आगे आज हम घुटनों पे हैं। ये विडम्बना है मेरे देश की। अब क्या होता देखिए, उनके ऊपर मुकदमा लॉन्च किया जाता है, और किसके ऊपर मुकदमा लॉन्च किया जाता है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने आपको पहले पूरी पढ़ा दी। ब्रिटिशर्स का सेकेंड वार में जीतना, जापान का हारना, और इनका नृशंस व्यवहार करना, यानी कि मैं तुम्हारे इन ऑफिसर्स की बहुत बुरी दुर्गति करूंगा, तुम आज़ादी का नाम भुला जाओगे। ये कौन कह रहा है? ब्रिटिशर्स कर। इतनी बात आपको समझ में आएगी। मुझे लगता है मिटा देना चाहिए, क्योंकि मैप का यूज हमें करना होगा। मिटा दें इसको। ये था कहानी अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया और समझाया। अब देखिए अभियुक्त कौन बनता है और कहानी क्या बनती, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अभियुक्त बनता है कौन? देखो, पहले अभियुक्त हैं मेजर जनरल शहनवाज खान। ध्यान सुनिएगा, मेजर जनरल शहनवाज खान, जो कि एक मुस्लिम है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं जाति धर्म बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता है। दूसरा कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, जो कि एक सिख है। ध्यान से सुनिएगा। और तीसरे हैं कर्नल प्रेम सहगल, जो कि एक हिंदू हैं। अब देखिए, बड़ लंबड़दार, याद करिए, सिखों के लिए ही तो गोलमेज सम्मेलनों में ऐसी तैसी हो रही थी। स्वर्ण सिंह गए थे ना इन्हीं को लेने के लिए, तो जो भी सिख समितियां थीं वो इनको बचाने के लिए आगे आ गई। मुस्लिम को बचाने के लिए मुस्लिम लीग ने ठेकेदारी ले ली, और हिंदुओं को बचाने के लिए हिंदू महासभा सामने आ गई। इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि हम अपने सैनिकों को कुछ नहीं होने देंगे, और अपने अपने स्तर पर प्रचार करना शुरू कर जनता को भड़काना शुरू किया कि अगर ये सैनिक मारे जाते हैं तो पीछे हज़ारों की संख्या में सैनिक अभी आ रहे हैं, सबको ऐसे ही फांसी में चढ़ा देंगे, और हर घर का कोई न कोई बेटा, हर घर का कोई न कोई पिता, हर घर का कोई ना कोई रिश्तेदार उस आईएनए में शामिल था, और सब जज्बे से भरे लोग थे कि मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ठीक इस प्रकार पूरी जनता को भड़का लिया इन सभाओं ने। और उसमें कौन कौन शामिल था जरा देखिए। उसमें शामिल थे आईएनसी, यानी पहले एक चीज़ समझ लीजिए,
प्रारंभ में कांग्रेस चाहती थी कि जो कुछ हो रहा होने दो, हमसे कोई लेना देना नहीं। क्यों गए थे लड़ने के लिए? पहले कांग्रेस का इस पर समझ, इंटरव्यू के लिए कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ रही थी। क्यों झाड़ रही थी? क्योंकि ये चाह रहे थे कि अभी लड़ाई करो ही नहीं। गांधी ने ज़बरदस्ती लड़ाई शुरू करा दी, तो ये लोग तो चाह ही नहीं रहे कांग्रेस। और इस समय गांधी कांग्रेस को नहीं मान रहे, और ना कांग्रेस मान रही गांधी जी को, यानी नेहरू जी नहीं स्वीकार कर रहे किसी को। यही कहा था कि प्रारंभ में कांग्रेस का रुख बिल्कुल अलग रहा, लेकिन जब हिंदू महासभा, जब मुस्लिम लीग, जब यूनिस्ट पार्टी, ये सारी, जब कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हो गई, जो कभी शामिल नहीं हुई किसी चीज़ में। क्यों कम्युनिस्ट पार्टी से शामिल की? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वैसी विचारधारा के थे। तो सब एक हो गए और लोगों को जगाना शुरू किया, भड़काना शुरू किया कि चलो लाल किले की ओर, और अपने उस वीर सपूतों को बचा लो चल के। तो पूरी जनता, कहते हैं 15 नवंबर से शुरू हुई, 30 दिसंबर तक कार्रवाई शुरू हुई। बाहर तिल भर जगह नहीं होती थी अपने देशभक्तों के जो लोग थे, जनता वहाँ खड़ी रहती थी नंगे उघारे शरीर में। लोग अपने वीर सपूतों को, इन्हीं को बचाने के लिए, यूँ कहें कि आईएनए के सपूतों को बचाने के लिए नारे लगा रही थी। क्या नारे लगा रही? लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये वो लोग चिल्ला रहे थे बाहर, इतनी जोर आवाज़ हो रही थी, कहते गुम्मद में गुंजन हो रहा था, यानी वाइब्रेशन हो रहा था। यानी वो चिल्ला रहे थे लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये लोग बहुत तेज़ी चिल्ला रहे थे और इससे बौखला गई ब्रिटिश सरकार। ये केवल यही नहीं हो रहा था, बंगाल में भी हो रहा था, बिहार में भी हो रहा, मद्रास में हो रहा था, मुंबई में हो रहा था, सब जगह आपने पकड़ रखे थे और सब जगह आप यही कार्रवाई कर रहे थे। सारी जगह का आक्रोश झेलना इनके बस में नहीं था, क्योंकि एक बार ये भुगत चुके थे। दूसरा, अभी इनके पास सेना भी वापस नहीं आ पाई है। अभी तो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त ही हुआ है, सेना है नहीं, ब्रिटिश घबरा गए। और जो पक्ष रखने के लिए तुरंत कांग्रेस तो आपको मैं बता दूं, कांग्रेस ने तुरंत गुलाटी मारी। कांग्रेस ने कहा हम आपके, क्योंकि हमारे सैनिक हैं, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। आप नहीं लड़ रहे थे, वो जनता के डर के मारे आप आ गए थे। क्यों? जनता मार डालती ब्रिटिशर्स को, मार डालती कांग्रेस को भी, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं। वो लाल किला नोच लेते, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, वो पत्थर उखाड़ देते। जनता इतनी आक्रोश में आ गई थी, डर के मारे कांग्रेस ने तुरंत अपना पदार्थ रखा और तुरंत ही पुणे में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, और उस अधिवेशन में ये निर्णय लिया जाता है कि सर भोला भाई देसाई की अध्यक्षता में एक आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति बनाई जाती। क्या बनाई जाती? आज़ाद हिंद फौज समिति बनाई जाती। और इस समिति के माध्यम से, नोट करिए, इस समिति के माध्यम से वो एक वकीलों का एक ग्रुप तैयार करते हैं। उसमें कौन कौन है ज़रा देख लीजिएगा। उसमें कौन कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सर भोला भाई देसाई, और कौन है? तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, इतने सारे लोग। और ये सारे के सारे लोग ऐसे बहुत योग्य लोग हैं। उस समय का यूँ कह लें कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा पैनल रहा होगा जो इसके लिए वकालत करता है। अब ज़रा देखिएगा हुआ क्या कि जब पक्षकार और ये शुरू करें तो करीब 1.5 महीना जनता बाहर से हट ही नहीं रही थी। रोज़ सुनवाई, आज इसके ऊपर केस, आज उसके ऊपर केस। इतना बुरी स्थिति बन गई लाल किले के बाहर कि ब्रिटिशर्स का बाहर अगर कोई निकलता तो मार डालती जनता। सोचो, उनके खाने के लाले पड़ गए लाल किला के अंदर, इतनी बुरी दशा कर दी जनता ने। लेकिन फिर भी जो वहाँ की मार्शल लॉ था, उस मार्शल लॉ के तहत उनको सबको सुनवाई शुरू हुई, पक्ष रखा गया, विपक्ष रखा गया, सारी बातें रखी गई। यहाँ पर भारतीयों ने एक अपना पक्ष रखा कि ये लोग जो हैं, ये वहाँ पर, जब वहाँ पर आईएनए की स्थापना हो गई, और आईएनए की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी। ध्यान से सुनिएगा, इन सैनिकों ने वहाँ पर आत्मसमर्पण, ध्यान सुन लीजिए मेरी बात, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इन सैनिकों ने, जिनके ऊपर आरोप चला रहा है कि देशद्रोही हैं, इनको जापानियों ने हरा दिया था। और जब हरा दिया तो आपको अच्छे से पता है कि हारी हुई सेना उस विजित क्षेत्र की होती, तो ये तो जापानी हो गया ना। अब जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को इनको दे दिया, तो इन सुभाष चंद्र बोस ने एक वहाँ नई सेना गठित कर ली। तो इनके द्वारा अपने लिए फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ना कहाँ गलत है? सही बात समझ में आ गई? नहीं समझ? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारी सेना जो ब्रिटिशर्स द्वारा भेजी गई जापानियों से लड़ने के लिए, जापानियों से हार गई, और जब जापानियों से हार गई तो इन्होंने आत्मसमर्पण किया। 30,000 सैनिक थे, आपको अच्छे से पता है। इन्होंने जब आत्मसमर्पण किया तो ये सेना वास्तव में जापानियों को हो गई। जापानियों से जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो उन्होंने उस सेना उठा के सुभाष चंद्र बोस को दे दी। सही शब्दों में उन्होंने रासबिहारी बोस को दे दी। अब रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आज़ाद हिंद फौज और इनको सबको मिलाकर एक नई आईएनए बना ली।
भारतीय राष्ट्रीय वहाँ पर उसे कहेंगे कि इंडियन नेशनल आर्मी बना ली, भारतीय सही शब्दों में आज़ाद हिंद फौज बन गई। तो अब रियल बताइए, अब आज़ाद हिंद फौज किसकी है? ब्रिटिशर्स की है क्या? अब तो रियल में सुभाष चंद्र बोस की है। और सुभाष चंद्र बोस किसके लड़ रहे हैं? अपने देश की। तो किस दुनिया में कहाँ ऐसा लिखा है कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? तो ये सैनिक अपने देश प्रेम के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और इसमें इनको पूरा राइट है, इनको पूरा राइट है कि अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी बात रखें, और पूरा भारत इस समय अपना राइट मांग रहा है। तो इस गलत कहाँ है? लेकिन इसको नज़रअंदाज कर ले। और ये ध्यान रखिएगा, ये लड़ने वाले कौन थे? ये तेज बहादुर सप्रू थे। ये इतना दमदार बात अपनी रख रहे थे कि ब्रिटिशर्स के पास जवाब नहीं आ रहा था, उनके पक्षकारों के पास कोई जवाब नहीं था। अंत में क्या होता है कि खिसिया कर मार्शल लॉ लगा देते हैं, और मार्शल लॉ के माध्यम से तीनों ही लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, और कहा जाता है कि मृत्युदंड दे दिया जाए। लेकिन 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 इस समय एक घटनाक्रम चलता है। क्या? ध्यान सुनिएगा। अभी तक विंस्टन चर्चिल है ब्रिटेन में, ठीक। विंस्टन चर्चिल की जगह वहाँ पर चुनाव हो जाता है ब्रिटेन में, और कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती है, और पद पे आ जाती है लेबर पार्टी। मैं आपको बता दूं, अगर चर्चिल होता तो फांसी कन्फर्म थी। मैं उसको तो एकदम राक्षस कहता हूँ, नृशंस हत्यारा, जो गाली आप दे सकते हो, यू आर फ्री। खूब गरियाओ चर्चिल को। इस चर्चिल ने, याद करिए, गांधी को कहा अदनंगा फ़कीर, देशद्रोही फ़कीर, पता नहीं क्या क्या गांधी को कहा था उस नालायक ने। चर्चिल हटता है पद से, और ये अच्छी बात है कि क्लीमेंट इटली आ जाता है। और इटली एक लेबर पार्टी से, मैंने आपको बताया, लेबर पार्टी हिंदुस्तान का समर्थन करने वाली पार्टी थी, ठीक। तो वो भारत को रोक देते हैं। और लॉर्ड बेवेल जो है, इस समय ध्यान सुनिएगा, लॉर्ड बेवेल जो ये सब रचना देख रहा है, लॉर्ड बेवेल को जो यूके है, या यूँ कहें लंदन का जो सेनापति है, यूँ कहें कमांडेंट है, उसने एक लेटर भेजा। उसने कहा कि बेवेल, अगर आपने कुछ ही समय में भारतीयों के इन सैनिकों को या अधिकारियों को रिहा नहीं किया तो शायद 15 दिन भी आप वहाँ नहीं रुक पाएंगे, ऐसी मुझे सूचना मिली। तो यही इस समय यही एक अच्छी बात है कि उन तीनों अभियुक्तों को छोड़ दो। लॉर्ड बेवेल को ये चीज़ समझ में आ जाती है, और वो तीनों ही लोगों को छोड़ देता है। और छोड़ने से शायद 2 साल का बचौका हो गया, अपनी भाषा में कहें, नहीं शायद 45 में जनता उखाड़ कर। मैं आपको बता दूँ, जो बाहर जनता खड़ी थी उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई लीडर नहीं था। जनता स्वयं अपने आप लीडर बन गई। हज़ारों लोग मार खा रहे थे, लेकिन जनता स्वयं प्रतिनिधित्व अपने आप का कर रही थी। कोई लीडर नहीं था उस समय। वो जो बाहर जनता खड़ी थी, हर राज्य में जनता खड़ी थी, हर कोर्ट के सामने जनता खड़ी थी, वो किसी लीडर के नेतृत्व में नहीं थी। वो स्वयं नेतृत्व कर रहे थे अपनी भीड़ का। आगे बात समझ में। इस प्रकार लाल किले केस में वो छोड़ देते हैं तीनों लोगों को, और उनको बरी कर दिया था। बात को उसकी कहानी है कि वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव में ये वो दुनिया का ये था। मेरी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसके परिणाम क्या हुए वो समझ लीजिए। परिणाम ये हुआ लाल किला केस में कि जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, जब वो बाहर आए तो वो हीरो बन गए। हीरो बन ही जाएंगे भैया, क्यों नहीं बन जाएंगे? वो अपने देश के लिए लड़ के आए थे। जब वो हीरो बन गए और जनता में एक संदेश गया कि यार, जब ये लोग 30,000 लोग मिलके ब्रिटिशर्स को नींव हिला सकते हैं, तो भारत में तो लाखों लोग हैं यार, तो हम क्यों ना इनके ऊपर सीधा आक्रमण कर दें, ब्रिटिशर्स को भगाओ यहाँ से। इसलिए ब्रिटिशर्स घबरा गए, और उन्हें ये पक्का विश्वास हो गया कि अब ज़्यादा दिन भारत में रुकना संभव नहीं है। 3 घटना एक साथ हुई। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ जिसमें नरक बोया गया, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और तीसरा लाल किला केस हुआ। इन चीज़ों से एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी थी कि अब ज़्यादा दिन ब्रिटिशर्स भारत में रह नहीं पाएंगे। ये परिणाम था। और एक परिणाम हुआ, एक परिणाम ये हुआ, क्लीमेंट इटली आ गया है। मैं आपको बता दूं, अगर चर्चिल होता तो 20 साल और अभी शासन करता वो। अगर चर्चिल अगली बार जीत जाता कंजर्वेटिव पार्टी, तो अभी यहाँ 20 साल और शासन करते, और आपकी औकात नहीं थी कि आप उनको भगा देते। आप खूब चिल्लाते रहते करो या मरो। अच्छा था कि इटली आ गया। इटली योजना भी पढ़ाएंगे हम। क्लीमेंट इटली एक सकारात्मक व्यक्ति था जो भारत की आज़ादी का पक्षधर था। तो इस प्रकार भारत में लाल किले केस से एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी। परिणाम पूछा जाता है मेंस में, इंटरव्यू में, तो इसका परिणाम ये कन्फर्म था कि अब ज़्यादा दिन ब्रिटिशर्स भारत में रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब भारत में क्रांतियों का दौर प्रारंभ है, और जब क्रांतियाँ पर क्रांतियाँ हों तो ये समझ लेना चाहिए कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये था लाल किला केस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने जिस
मैं इसलिए इसको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है, ताकि आपको पता रहे कि फैक्चुअल टॉपिक्स जो भी हैं वो हम इस बुक से पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये ना आपके दिमाग में आए कि सब एक है जैसा तो पढ़ाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल सुन लीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों अधिकारियों पर अंग्रेज़ सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुलदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का यानी यही देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। इनके बचाव पक्ष के रूप में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें सर भोलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। फौजी अदालत द्वारा इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल ने, मैंने आप पढ़ाया, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्युदंड की सज़ा माफ़ कर देता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, ताकि आपको लगे जो भी तथ्य हैं वो बुक्स हैं और इनमें कोई भी हेर फेर नहीं है। ठीक, आज फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पढ़ें पढ़ें और पढ़ें और आने वाली परीक्षाओं में अपना नाम गढ़ें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आज फिलहाल इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।